दोस्तों, हरियाणा प्रसिद्ध उपन्यासकार दिनेश कौशिक नीरद का कहानी मुझे आवाज़ ना दो। आप लोग फर्स्ट एपिसोड सुना था, आज है इसका सेकेंड एपिसोड। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं। रूप, उसका दोस्त जो कभी उसके कितना करीब था, आज यहाँ शहर की उच्च सोसाइटी का चहेता व्यक्ति। रूप उसे अब भी उतना ही चाहता है और महत्व देता है, ये उसे भी अच्छी तरह मालूम है। कितनी ही बार पिछले अरसे में उसे सरस ने याद भी किया, अपने आसपास के परिवेश और वातावरण से उबकर, किंतु चाहकर भी रूप के व्यक्तित्व का अपने व्यक्तित्व के साथ कभी तालमेल नहीं बैठा पाया सरस। एक हादसे में ही तो रूप मिला था उसे दोस्त के रूप में, और किसी जबरदस्त दुर्घटना की तरह चुक गई थी उनकी दोस्ती। दुर्घटना भी तो गलत थी या सही, सरस इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहता था, किंतु उस ख्याल को क्या करे जो विगत उन्हीं घटनाओं और बातों के आसपास मंडराए हुआ था। रूप, जथा नाम तथा रूप, सुंदर तो था ही है, साथ में एक व्यक्तित्व भी था उसका, जिसमें किसी को भी अपनी तरफ अपनी बातों से, अपनी तर्कों से आकर्षित करने का एक अलग ही ढंग था। सरस उन दिनों कॉलेज हॉस्टल में उसका पड़ोसी छात्र होता था। पड़ोसी की औपचारिकता के परे कब आपस में घुल मिल गए, इस बात पर उन्हें खुद भी आश्चर्य होता था कि इतने साल कॉलेज में साथ साथ रहते रहते इस मोड़ पर अब हुई थी दोस्ती, और ये भी पगार। और फिर आई दोस्ती में दरार पड़ने की बात, महज एक लड़के की बात को लेकर। लड़की ने खुद आकर कहा था सरस को कि रूप ने मुझे सब्ज़बाग और रुमानियत की दुनिया दिखाकर मेरे सतीत्व के साथ खिलवाड़ किया, और गोवा आज मुझे भूल जाने की ज़रूरत कर रहा है। लड़की जिसने अपना नाम रजनी बताया था की बात सुनकर सरस ने एकदम से दो टूक फैसला दे दिया था उस वक्त कि या तो रूप तुम इस लड़की से शादी करोगे या फिर मेरी दोस्ती को ख़त्म समझो। रूप ने उस वक्त बहुत कुछ कहना चाहता था अपने बारे में, अपनी कोई गलती ना होने के बारे में, किंतु सरस नहीं मिला था उसे फिर दोस्ती के रूप में। सरस ने मन ही मन सोची ये घटना, शायद उसे तो याद भी ना हो कि सरस नाम कभी आया भी था या कि नहीं मेरे ज़िंदगी में। पैसे अच्छे अच्छे का दिमाग खराब कर देता है, किंतु उसका मन कर रहा है था कि उसका दोस्त ऐसा नहीं हो सकता। मिलने पर शायद तर्क वितर्क भी करेगा शुरू में भी कि आखिर क्या वजह है जो ये अनाथ और लावारिस बच्चे को ही गोद लेना चाहता है। खैर, देखता हूँ उसे भी। ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ी सरस को रूप की कोठी तक पहुँचने तक। रूप उसे देखकर उछला था प्रसन्नता के आवेश से, उसे बाहों में भरकर घूम ही तो गया एक कोठी के हरी घास के लान में। बिल्कुल भी तो नहीं बदला था ये, वैसे ही पुरानी बचकाना हरकतें। फिर उसे अपनी बाहों से मुक्त कर पूछा था उसने, मुझे मालूम था सरस तुम एक दिन ज़रूर आओगे मेरे हाल पूछने। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज इतने वर्षों बाद मिले हो, कुछ तो बदलाओ अपने बारे में। तुम मेरे यहाँ मेरे घर में आए हो, विश्वास ही नहीं हो रहा है मुझे। हाँ रूप, कभी कभी इंसान जो सोचता है होता ठीक उसका उल्टा है। सच कह रहा हो दोस्त, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, सब बातों बात ही है। पहले ये बताओ कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रही हो, और आज यहाँ कैसे आना हुआ।
रूप इतने प्रश्नों का जवाब मैं एक साथ तो नहीं दे सकता। धीरे धीरे पूछो मेरे दोस्त, इतना जल्दी क्या है? अभी तो तुम्हारे पास ही हूँ कुछ देर के लिए। सरस ने रूप के उतावलेपन पर मुस्कुरा कर कहा। नहीं सरस नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। खैर पहले बतलाओ, शादी की? और की है तो कैसी है भाभी? कैसी है भाभी तुम्हारी? रूप सुनकर तुम्हें निराशा होगी और मुझे आत्मसंतोष कि मैंने जीवन भर अविवाहित रहने का जो फैसला किया था ये आज भी बरकरार है। मैं बहुत संयमी हो गया हूँ रूप, बहुत संयमी। सरस का अहंग फुंकार कर बाहर आ पड़ना चाहता था। उस वक्त रूप कुछ भी नहीं बोला तो अपनी उत्तेजना को कम करते हुए सरस खुद ही कुछ नरम और उदास लहजे में बोला, किंतु कभी कभी मुझे लगता है रूप कि मैं बहुत अकेले पड़ गया हूँ। मैं एकांत से घिरता जा रहा हूँ, उसमें पीसता जा रहा हूँ। मेरे व्यक्तित्व को बहुना बनाए जा रहा है एकांत। और आज तुम्हारे द्वार पर भी अपने स्वार्थ के लिए इसी एकांत के काले साए की वजह से आना पड़ा है मुझे। क्या? रूप ने चौंकते हुए प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। रूप मैं एक अनाथ बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। क्या तुम इस जगह मेरी कुछ मदद कर सकते हो? सरस ने पहले हिचकते हुए कुछ शब्द कहे, फिर सपाट भाषा में अपनी बात कह गया। अनाथ बच्चा क्यों सरस? आखिर क्यों? इतना बड़ा फैसला तुमने कर डाला, किंतु मेरे भाई यहाँ पर भी तुम गलत साबित होगे अपने कर्म क्षेत्र में। खैर इच्छा तुम्हारी है, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तुम्हें सिर्फ मेरी विटनेस देनी होगी बस। चलो ठीक है, ये तो मैं दे ही दूंगा, किंतु ये अजीब निर्णय तुम्हारा। सब सच बताना सरस, क्या अपनी तन्हाइयों से डर कर नहीं किया है? किया है या नहीं? ऐसा नहीं है रूप, मुझे लगता है मैं महज एक अदना सा आदमी बनकर रह गया हूँ अपने आप में। मुझे कोई उत्तराधिकारी चाहिए रूप, जो मेरे मकसद की ज्वाला को भविष्य में प्रज्वलित रख सके। सरस के शब्दों ने कड़वी हकीकत को हमदर्दी की चादर में लपेट दिया। सरस, क्या जो तुम सोचते हो, जो तुम बनाना चाहोगे, वैसे ही बन जाएगा ये बच्चा? हाँ रूप, मैं उसे ऐसे ही बना दूंगा जैसे मैं चाहूँगा। नहीं, यहाँ पर भी तुम महज अपने खुद को ही ढाढ़स देने के लिए इतना प्रचंड झूठ बोल रही हो। रूप रुका कुछ देर के लिए, फिर सांस लेकर बोला, सरस तुम तो बड़े साफ और सच्चे थे अपने कहे शब्दों को जीने के लिए, फिर ये लुक्का छिपी अपनी ही सोचों से कब से करने लगे? रूप मुझे कुरे दो मत प्लीज़, वरना सरस को बीच में ही रुक जाना पड़ा। ड्राइंग रूम से निकलकर एक यौवना चली आ रही थी उनके तरफ। नज़दीक आने पर जब सरस ने उसका चेहरा देखा तो एकदम से अपने आप को बहुत पिछले जाना पड़ा था उसे। उन्हीं कॉलेज के दिनों में, और याद पर से धीमे धीमे धुंध उतरती चली गई। वही चेहरा रजनी का, जिसने कभी सरस से अपनी इज्जत की रक्षा के लिए भीख मांगी थी। उससे रूप की दोस्ती में दरारें पड़ गई थी, आड़ी तिरछी। इसी रजनी की वजह से अभी अभी ये उसके करीब आकर खड़ी ही गई थी। सरस सब समझ गया कि रूप ने रजनी से शादी करके उसके शब्दों को जीवंत किया है। नमस्ते सरस भैया, रजनी ने सरस को अभिवादन किया। सरस कभी रजनी को तो कभी रूप को बड़ी कौतुक नज़रों से देख जा रहा था। सरस, कहाँ खो गए? रूप के कहने से सरस चौंका।
तभी उसने रजनी के अभिवादन का भी प्रत्युत्तर दिया था हाथ जोड़कर। मुझे बड़ा आश्चर्यजनक और सुखद सा भी लग रहा है रूप, इतना कर गुजरोगे, सच मुझे तुम पर गर्व लगता है। हाँ सरस, तुमने ही तो कहा था ये सब। तुम्हें भूल पाया हूँ क्या विगत में कभी मेरे भाई? रजनी समझ है। पूछो, इसी से पूछो सरस कि क्या तुम मेरे जीवन से निकल सके हो अभी तक? तुम क्या समझते थे? मेरे प्यार, मेरे दोस्ती को ठुकरा कर किनारा कर जाओगे मुझसे? मैंने तुमको, तुम्हारी दोस्ती को जीवन में लंबे अरसा 20 वर्ष बिताने के बाद पाया था। क्या छोड़ देता तुम्हें? तुम खुद ही अपने दिल से पूछो कि क्या रूप को निकाल सके हो अपनी जिंदगी से अब तक? रूप भावुकता की रो में अपने अंतमन की बातों को कह रहा था। ऐसा हुआ कैसे रूप, मुझे बताओगे? तुम्हारे जाने के बाद दोस्ती की पैसे के बल पर खरीदना चाहा, किंतु यहाँ पर भी मुझे हार ही मिली और फिर मैं भागता रहा, ठीक तुम्हारी सोचों की तरह ही, अपने आप से, अपनी दायरे से। किंतु तुम्हारे कहे शब्द हर जगह मेरे पीछा करते रहे कि रूप सही दोस्त को बड़ी जल्दी दिए जाते हैं, किंतु पाने के लिए उन्हें कालांतर तक तड़पना और भटकना भी पड़ता है। जहाँ जहाँ तुम्हें अपने लिए मानसिकता की ज़रूरत महसूस होगी, वहाँ तुम्हें ज़िंदगी में फिर एक नया सरस ढूंढना पड़ेगा। तुम्हारे कहे गए ये शब्द हर जगह मेरे लिए प्रेरणा बन खड़े ही गए थे सरस। इन्हीं शब्द की बदौलत तुम खुद देख रहे हो कि मैं कितना खुशनसीब इंसान हूँ जो तुम जैसे दोस्त और मेरे भाई तथा रजनी जैसी प्रेयसी पत्नी पर अधिकार कर बैठा हूँ। मुझसे ज़्यादा सुखी कौन होगा अब दुनिया में? रूप ने भावविह्वल होकर कहा था। आगे आगे भी तो कहो रूप, मुझे एक आंतरिक सुख मिल रहा है मेरे भाई। सरस ने धीमे से अपना मुख दूसरी तरफ करके अपने आंसू पीछे पोंछे। तुम रो रहे हो सरस? छी छी, तुम ही ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा सरस? इन आंसुओं की दीवार को बीच में लाकर सरस और रूप की दोस्ती पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ मेरे भाई। नहीं रूप नहीं, ये मेरे सुख की सागर है जिनमें मुझे कभी कभार किंतु किन्हीं सुखद लम्हों में गीता लगाने का अवसर मिलता है। मेरे इन आंसुओं पर रोक मत लगाओ रूप, आज तुम्हें कैसे बताऊँ कितना अतवल मिला है मुझे। वाकई तुमने मेरी दोस्ती को जीवंत कर दिया कि दोस्त ही तो तुम जैसा। सरस मोम की तरह पिघल रहा था और आंसुओं की बूंद नेत्रों से टपक टपक कर गिर रही थी खास पर। रजनी ने अपनी पति के मुंह से नाम तो सरस का कितनी ही बार सुना था, उसके व्यक्तित्व को लेकर आज महसूस भी किया उसने कि कितना अलग हटकर और अपने ढंग का है इनका प्यार, इनकी दोस्ती। कॉलेज के वक्त में रजनी को तो किसी लड़की ने ही बतलाया था कि रूप सरस को अपनी ज़िंदगी में बहुत मानता है और उसकी कही कोई बात नहीं डालता। उसने भी ना जाने रूप में क्या देख लिया था उस वक्त, जो उस पर इस कदर फिदा हो गई कि एक ज़बरदस्त दामा कर झूठ का सहारा ले सरस के सामने निर्लज्ज होकर अपने सतीत्व तक को बदनाम कर डालने में भी हिचकिचाई। रजनी हर हाल में रूप को पाना चाहती थी। वैसे उसने बहुत गलत ढंग चुना था रूप को पाने के लिए। कभी कभी एक झूठ भी बड़ा सुकून और खुशियाँ दे देता है जिंदगी में। ठीक ऐसा ही हुआ था रजनी के साथ, जो झूठ के हथियार से रूप को जीतकर पत्नी बन बैठी थी। आज रूप भी रजनी से शादी कर गर्व करता है कि चाहे अनजाने में ही सरस ने उसे कह डाला था इससे शादी के लिए, लेकिन
ठीक ही कहा था उसने। मैंने तुम्हारे शब्दों को पकड़ा इन सब झमेले में और रजनी से शादी का फैसला कर डाला। काफ़ी देर मौनों के बाद रूप ने ही सन्नाटे को भंग किया। और तुमने मुझे खबर तक नहीं दी? हाँ, नहीं दी, जानबूझकर। मैंने कोई एहसान नहीं किया था अपने दोस्ती पर। मैं नहीं चाहता था कि और लोगों की तरह तुम्हारे पास जाकर कहता घमंड से कि देखो मैंने तुम्हारी बात मानकर अपनी दोस्ती पर कोई आँच नहीं आने दी। हकीकत में तो तुम ही ठीक थे वहाँ पर, बेशक अनजाने में ही सही। शीशों में झुका और ऐसा कर डाला। मैं ये भी अच्छी तरह जानता था सरस कि मैं ही तुम्हारा अभिन्न अंतरम मित्र हूँ, जन्म जन्मांतर से। तुम एक रोज़ ज़रूर वापस आओगे मेरे पास। हम तुम महज शरीर से दो जरूर है, किंतु आत्मा के तो एक ही अंश है। तुम कोई भी हो रहो, मेरी मन स्थिति भी प्राय वहीं आसपास ही कहीं भटका करती होगी। इस बात को तुमने भी महसूस किया होगा शायद कभी भी। हाँ रूप, जब मैं तड़प और अकुलाहट के त्राण से घायल हो लहूलुहान होता तो तुम मुझे बहुत याद आते और मुझे ऐसा महसूस भी होता कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा घनिष्ठ यही कहीं आसपास मंडरा रहा है। कभी कभी घबरा कर दूर निकल जाना चाहता तो तुम्हारे शब्दों, तुम्हारी बातों मेरे पैर जकड़ देती कि सरस जिंदगी से लड़ना सीखो। पलायन बदा का रास्ता तो कमजोर और कायर व्यक्तित्व अपनाते हैं। और सच में मैं वापिस लौट पड़ता अपनी मन स्थिति में तुम्हारे इन शब्दों के सहारे। बातों का दौर चल रहा था। इसी बीच रजनी अंदर से 3 कप चाय ले आए ट्रे में रख कर। रजनी के आने से कुछ वर्तमान में आए रूप और सरस। वातावरण में हल्की ठंड भी हो गई। अंधेरे धीमे धीमे चारों ओर घिरने लगा था। लान के कोने की बत्तियां अब तक जलाई जा चुकी थी। चाय पीने के बाद रजनी के आग्रह पर दोनों अंदर चले आए थे ड्राइंग रूम में। सरस ने महसूस किया कि रूप और रजनी बेहद खुश एवं प्रसन्न है। पति पत्नी के रूप में रूप और रजनी के दबाव देने पर रात ही रुकने का प्रोग्राम बनाना पड़ा था सरस को। खाना खाने के बाद वही ड्राइंग रूम में आतिशदान के पास तीनों आ बैठे। सरस और रूप आपस में पुरानी बातों और वर्तमान का दौर याद कर कर अपने अपने संस्मरण सुना रहे थे। रजनी पास बैठी स्वेटर बुनती हुई उनकी बातों सुने जा रही थी। सरस, तुम्हारे दिमाग में एक गोद लेने वाली बात आई कैसे? क्या तुम बच्चे की देखभाल ठीक ढंग से कर भी सकोगे? पूछा था रूप ने। रूप, तुम मेरे दोस्त हो, भाई हो। सुनो, जब मैं घर में घुसता हूँ दिन भर थका मांदा तो वहाँ का भयानक सन्नाटा मेरे दिमाग की नसों पर हथौड़े चलाने लगता है और तब मैं निरीह सा सहारे को तलाशने लगता हूँ। विचलित हो इधर उधर किसी को अपना कहने के लिए, अपनी बाहों में बांधने के लिए बेचैन हो उठता हूँ। मैं चाहता हूँ रूप, जब मैं घर में आऊँ तो कोई पापा पापा कहकर मेरे गले में बाहें डाल दे, मेरे सारा स्नेह ले ले। तो शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं रूप नहीं, बस यही आकर तो मैं मील का पत्थर बन जाता हूँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ रूप, कभी नहीं। बस इसके आगे कुछ मत कहना आप। सरस के हृदय के मानो किसी गहरे जख्म को कुरेद दिया था रूप ने। ठीक है, मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, कतरे भी नहीं, किंतु मेरी समझ में नहीं आता जो बीत गया
उसके लिए तमाम उम्र अपने आप को साह करने की क्यों फ़ायदा होगा? क्या फ़ायदा होगा तुम्हारा? ये महज तुम्हारा पलायनवाद का रास्ता है और कुछ नहीं। ये तुम्हारा परिभाषा है, मेरी सोच इससे बिल्कुल भिन्न है। खैर, कल मेरे साथ चल रहे हो ना आश्रम? हाँ बिल्कुल। क्या रजनी को भी साथ ले ले? ले ले तो अच्छा रहेगा। रूप ने प्रश्न करके देखा तो सरस की तरफ। हाँ लेके चलो। वैसे मैंने एक बच्चा देखा था कल, बहुत प्यारा था। सोचता हूँ वही मेरा तपन हो। ऐसी तपन हो उसे बच्चे में कि जिस तरह सूर्य की किरणों से अंधेरा भागता है और चारों दिशाओं में प्रकाश ही प्रकाश होता है, मेरा तपन भी एक ऐसी अलौकिक किरण दे संसार को एक रोज़। ऐसी मेरी इच्छा है। उसकी तपन में झुलसाने वाली गर्मी नहीं, एक नया जीवन देने वाली तीव्र ऊष्मा हो। सरस ने कल्पना लोक में त्वरित होते हुए भावुक शब्द में कहा था रूप को। सरस, तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचार, तुम्हारी धारणाएं और तुम खुद कहीं ना कहीं किसी ना किसी त्याग के लिए समर्पित होते आए हो। फिर ये मेरा अपना तुम्हें खोकर याद आया आज। अपने लिए कब से जीने लगे हो? क्या स्वार्थ हो गए हो? तुम तो अपने शब्दों के लिए बड़े मशहूर रहे हो। क्या चुप गए? बड़े विचित्र बात है। इसे तुम क्या कम विचित्रता कहोगे कि मैंने ऐसा सोचा और कार्यक्रम रूप में भी परिणत करने जा रही हूँ। विचित्र तो हुई ही हूँ मैं, किंतु ये विचित्रता भी तो इसी समाज से पनपी है। इस बात को क्यों भूलते हो तुम? बातें करते करते अचानक सरस की नजरों ने रजनी के होने का एहसास कराया, जो उनके बातों सुनती हुई सलाइयक उल में चलाई जा रही थी। बातों के दौर में रजनी को तो भूल ही गया था। कहो रजनी, खुश तो हो? सरस जी, आपके बारे में जो कुछ इतने मैंने सुना था उससे भी ऊंचे निकले आप तो। मैं तो आपसे कॉलेज समय में ही एक बार मिली थी बस। वाकई मुझे गर्व है अपने रूप पर जो इन्होंने तुमसा दोस्त पाया अपनी ज़िंदगी में। आपकी वजह से आज मेरी झोली खुशियों से भरी हुई है। आपको क्या कहूँ, इच्छा होती है आपके चरण छू लूं। रजनी भावुक हो रोने की ही हो गई। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है मुझ में। मैं साधारण सा आदमी तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा करता जा रही हूँ। बेशक इसे तुम अपने शब्दों में कैसे ही बात लो। सरस ने इतना कहकर घड़ी पर नजर डाली। बातों के दौर में रात के 1:30 बज गए थे। अब काफ़ी समय हो गया है रूप, सुबह मुझे जल्दी निकल भी जाना है। भाभी तुम भी अब सो जाओ। सरस का भाभी संबोधन रजनी को अंदर तक मीठी हिलोरे से तरित करता हुआ चला गया। रूप और सरस एक ही कमरे में सोए। रजनी आतिशदान के पास ही बैठी रही थी। जाने क्यों, सोचते सोचते जाने कब नींद ने अपने आगों से में दबा लिया रजनी को। कुछ पता ही नहीं चला और वह वही इजी चेयर पर बैठे बैठे सो गई। दूसरे रोज तीनों आश्रम गए और सारी औपचारिकता पूरी करने के बाद उस बच्चे को ले आए जिसे सरस ने तपन नाम दिया था तो वह 3-4 वर्ष का ही, किंतु समझता वह सब था। तभी तो उसे आश्चर्य भी हुआ था जब आश्रम के प्रधानाचार्य ने ये कहकर सरस से मिलवाया था उसे कि ये ही उसके पापा है। मैं कहती थी ना कि एक रोज़ ज़रूर आएंगे तुम्हारे पापा और हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएंगे तुम्हें। सोच रहा था उस वक्त ये बच्चा। ठीक ही कहा कहती थी बड़ी दीदी मुझसे कि मेरे पापा बहुत अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करते हैं। बस ऐसा ही कुछ कुछ सोचते हुए
वह सरस के करीब चिपक सा गया। सरस ने भी स्नेह से उसके बालों में उंगलियां डाल दी थी। बच्चे ने परियों के देश की कहानी बड़े दीदी के मुख से खूब सुनी थी, किंतु उस अविस्मरणीय सुख का अनुभव आज ही हुआ था उसे अपने पापा के आ जाने पर। रूप और रजनी उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आए थे। पिछुड़ते हुए रूप की आँख तो भावुकता में गीली हो के गई थी। पागल रोता है, अरे मैं तुमसे अलग ही कब हो सका हूँ, और फिर अब तो जल्दी जल्दी मिलते ही रहेंगे। रूप भावुक होकर, मेरा दिल काचा मत करो भाभी, इसे घर ले जाकर समझाना, और फिर ज़्यादा ही मन करे तो चले आना मेरे यहाँ। दहली दूर ही कितनी है। सरस ने रूप की गीली आंखों में झांकते हुए स्नेह और प्यार से समझाया था। गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। सरस और तपन के बैठने के थोड़ी देर बाद ही रेंगने लगी थी गाड़ी। रूप काफ़ी दूर तक पैदल ही दौड़ता आ रहा था, सरस के डिब्बे के साथ। गाड़ी स्पीड पकड़ थूक थूक करती धुआं उगलती दूर निकल गई थी। जब गाड़ी पूरी तरह दृश्य हो गई तो रूप ने रजनी का हाथ पकड़ा और बाहर आ गया प्लेटफॉर्म से। अपनी फिएट में स्टीयरिंग पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला था, देखा रजनी, ऐसा है मेरा दोस्त सरस। रूप की आवाज़ रुकने के साथ ही फिएट बैक होकर झटके से सड़क पर तेज स्पीड से दौड़ने लगी थी।